दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गुड इवनिंग। कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये सब क्या है, ये संगीत वगैरह सब के बारे में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। अमूमन आप यूपीएससी में, एमपीएससी वगैरह सब में देखेंगे, कोचिंग वगैरह में ये सब नहीं पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपीएससी का या एमपीपीएससी का या अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का यदि आप पिछले 5-7 साल का जब आप लेखा जोखा देखेंगे तो उसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जिसका कि ये भाग है, तो उसमें आपको 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और वहाँ पर क्या होता है कि विद्यार्थी मॉडर्न इंडिया संबंधित क्वेश्चंस तो हल कर लेते हैं, मेडिवल से भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर के उनका टाइम फिस हो जाता है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं उसको। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास, और हम चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसका आप हल करें, और इसीलिए हमने इस पर पूरा फोकस किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में संगीत की बहुत ज़बरदस्त परंपरा रही है, तो इसका जो बेसिक है वो क्या क्या चीज़ हैं। बेसिक में पहला है स्वर, दूसरा है राग। पहला है स्वर, और स्वर जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार, 7 प्रकार। ये 7 प्रकार क्या है? हाँ, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये सा तो फिर आ गया सा। सा को क्या बोलते हैं फुल में? सजदा। रे का ऋषभ, ग से गांधार, एम से मध्यम, सा रे ग म प, पी, पी मतलब पंचम। पंचम मतलब डोमिनेंट। किसी भी स्वर का सबसे ऊपर का जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं पंचम, सबसे लास्ट वाला जो नोट लगता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, पंचम। ध मतलब धैवत, और नी मतलब निषाद। ये 7 जो स्वर हैं, इसी से ही संगीत की रचना हुई है। अमूमन गायक लोग जो है वो क्या करते हैं कि इसी को इंटरमिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल में तो सारे ग म प ध नि सा होगा, लास्ट में सा आएगा। अब अगर क्या करते हैं कि अब सारे म हटा दिया, सारे ग प ध नि, माने इस टाइप का उनका सिस्टम ऐसा रहता है कि बीच के जो 2 स्वर हैं उनको गायब कर दिया। तो इस तरह से स्वरों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने अनेक प्रकार के जो है ना राग की रचना किया हुआ है। समझ रहे आप? सरगम तो यार सिंपल हुआ, ये सरगम जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। मैं बोल क्या रहा हूं आप समझ कुछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सिंपल हुआ, सारे ग म प ध 7 स्वर हैं जो कि अनंत काल से चल रहे हैं, इसमें तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब राग की रचना होती है, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी उसमें 6 नोट लगेंगे, कि कभी कभी 5 नोट लगेंगे, कभी कभी 4 नोट लगेंगे। तो अनेक प्रकार के राग की रचना हमारे हिंदुस्तानी संगीतकारों ने किया हुआ है, और ऐसे जो राग हैं वो हजारों हैं, बल्कि लाखों हैं। अमूमन 1200-1300 राग का उपयोग संगीतज्ञ लोग करते रहते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा, और अधिकतम 30 या 40। लेकिन अगर राग के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको लाखों राग की रचना किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों, हमारे देश में मौसम के भी राग हैं, समय के भी राग हैं, अवसर, विशेष अवसर पर गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, उसके लिए भी राग है। टाइमिंग का भी राग है, जो कि आपको दूसरे जगह ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं, जैसे राग हिंडोली, ठीक है। अब राग हिंडोली जो है
आपको 10-12 राग के बारे में याद रखना होगा। क्वेश्चंस है कि जैसे राग हिंडोली है, अब ये क्या है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऋतु के हिसाब से भी राग की रचना की गई है, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे जैसे राग मेघ, अब जैसे कि इसके बाद इससे इस वर्ड से ही स्पष्ट है, तो ये कब गाया जाता है, ये वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में राग मेघ का इसको गाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से राग भैरव, ये भैरव क्या है, ये बहुत प्रसिद्ध राग है और ये प्रातः काल में गाया जाता है। राग भैरव, ये कुछ महत्वपूर्ण राग को याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ये पूछे। सभी राग के बारे में नहीं, इतने ज़्यादा राग रागनी है कि उसके बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है। हम अभी जो आपको तैयारी करवा रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो हमारा फोकस कोई आपको बहुत बड़ा संगीत तानसेन नहीं बनाना है, ठीक है। सिंपल आपको एक इंट्रोडक्टरी स्पीच देना है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो आप बैठे नहीं रह जाएं एग्जाम हॉल में। तो जैसे कि महत्वपूर्ण लिख लीजिए, राग भैरव यह प्रातःकाल का राग है। राग यमन, ये रात्रि में गाया जाता है, रात्रि के प्रथम प्रहर में। यमन ये बहुत इंपॉर्टेंट राग है। भैरव प्रातःकाल, यमन रात्रि के प्रथम प्रहर। पहले प्रहर को आप बोलेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ द नाइट। भाई हर एक रात का या हर एक दिन का 4 स्टेज होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा वो फर्स्ट स्टेज है, जैसे मान लो शाम के 7 शाम 7 बजता है और सुबह में 7 बजे सुबह होता है मॉर्निंग में, तो कितने का हुआ, 12 घंटे का। तो आप 3-3 घंटे का 4 स्टेज बनेगा, ठीक है। 3 चौका 12, ठीक है। तो देयर आर 4 स्टेजेज ऑफ डेज एंड नाइट सेपरेटली। तो राग यमन, उसके बाद राग बिलावल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिलावल बहुत इंपॉर्टेंट राग है और ये भी रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, जैसे कि राग यमन गाया जाता है। उसके बाद में राग भैरवी। ये भी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। और इसके अलावा बागश्री, राग बागश्री बहुत महत्वपूर्ण राग है। ये रात्रि के मध्यम प्रहर में गाया जाता है। मध्यम प्रहर में माने बीच रात में, प्रहर रात्रि के मध्यम प्रहर में गाया जाता है। और राग बिहाग ये रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है, माने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात के बीच में, दूसरे प्रहर में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जैसे राग देश कब गाया जाता है, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। और राग देश का सिंपल क्या है, जैसे कि ये जो आप गाना गाते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये किस पर आधारित है, राग देश पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के जो राग हैं उनके भी समय, मौसम, उस हिसाब से इन रागों की रचना की गई है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो राग है वो आपको याद रखना है, ठीक है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राग भैरव क्या है, तो सुबह का राग है। हिंडोल क्या है, सुबह का। भैरव मतलब सुबह, मतलब 4 बजे से 6 बजे का राग है। हिंडोल मतलब मॉर्निंग, जब सूर्य उदय हो जाता है तो उसको हिंडोल। और दीपक, जैसा कि आप स्पष्ट है, दीपक मतलब रात का राग है। मेघ लेट नाइट का राग है। श्री माना शाम का। और मालकोस मिड नाइट माना मध्य रात्रि का। जैसे मन तरपत हरिदर्शन को आज, ये किस आधार पर ये गाना है, वो मालकोस राग पर आधारित मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया हुआ है, आप लोग जानते होंगे इसको। तो अब दोस्तों, जो इसके अलावा 2 चीज और है, एक है रस और दूसरा है ताल। तो अब रस और ताल के बारे में जानते हैं। रस क्या होता है, व्हाट इज दिस? हाँ, वो तो कहते हैं, लेकिन ये जो आपने जो परिभाषा दिया वो बहुत ही सतही परिभाषा दिया है। ये बहुत ही सिंपल और सुपरफिशियल है। अब रस का भी जो है अनेक प्रकार हैं, वो आप लिख लीजिए। आप पहला है श्रृंगार। पहले तो रस लिख ले हैं, इसके प्रकार लिखिए। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब क्या होता है? श्रृंगार मतलब प्रेम, मोहब्बत। इसका जो व्याख्यान प्रस्तुत होता है जिस रस में, उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। दूसरा हास्य, जैसा कि इस वर्ड से विदित है। हास्य मतलब जिससे हंसी आती है, ह्यूमर आता है, उसको हास्य रस कहते हैं। तीसरा करुणा। करुणा आप जानते होंगे, करुणा दया, ठीक है। पैथोस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैथोस। चौथा रौद्र। और रौद्र से आपको पता चल ही गया होगा, जब गुस्सा होता है आदमी तो क्या होता है? रौद्र रूप प्रकट होता है। उसके बाद में एक होता है भयानक। भयानक मतलब हॉरर, हॉरर, भय। उसके बाद में अगला है वीर, वीर रस। वैसे बहुत सारे आप देखेंगे कि वीर रस में कविता, वीर मतलब ब्रेवरी। और उसके अलावा अद्भुत। अद्भुत मतलब, अद्भुत मतलब वंडर, आश्चर्यचकित करने वाला, अद्भुत। और उसके बाद विभत्स। विभत्स मतलब डिस्गस्टिंग, ठीक है। यह भी एक रस का प्रकार है, विभत्स। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिस्गस्टिंग, मतलब जो देखने सुनने में अच्छा नहीं लगता है, दैट इज कॉल्ड विभत्स। हैं? नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूं। और हैं? क्या बता रहे हैं? हाँ, ऑन बॉर्डरिंग ऑन घृणा, यू आर राइट। और शांत। शांत मतलब पीसफुल या काम। शांत रस भी होता है, शांत रस। तो दोस्तों, इतने प्रकार के रस का रचना हमारे संगीतज्ञों ने किया हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यम भक्ति काल के समय में जो मध्यम, हमारा जो मध्यकालीन भारत है, उसमें सबसे ज़्यादा भक्ति रस मतलब डिवोशनल, भक्ति रस, डिवोशनल, क्या बोलेंगे उसको, रिदिम, या जो इमोशनल आउटब्रस्ट है, वो सबसे ज़्यादा परिलक्षित कब हुआ? भक्ति पीरियड में, जो मैंने आपको बताया हुआ है, भक्ति रस। और जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, रस खान, ये सारे लोग, मीराबाई, इन लोगों ने जो रचना किया है
वो भक्ति से ओतप्रोत है और उसमें भक्ति रस पूरी तरह से आकंठ डूबा हुआ है। ठीक है, तो इतने प्रकार के मैंने आपको रस के बारे में बताया। ताल क्या होता है? व्हाट इज दिस ताल? आप लोगों ने सिंपल भाषा में देखा होगा तबला है, हाँ, ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। आपने देखा होगा कि जो संगीतज्ञ है, बगल में तबला वादक होता है, वो क्या करता है, 3 ताल पर जो है वो क्या करता है, जोड़बंदी करता है, जुगलबंदी उसको बोलते हैं। लोग बहुत आनंद लेते हैं उसका, जुगलबंदी। खास करके जो अपना तबला वादक, जो प्रसिद्ध तबला वादक है, 1-2 का नाम बताओ। कौन कौन है प्रसिद्ध तबला वादक? बताइए। अभिषेक, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन है? ये हिंदुस्तान का आज की तारीख में सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है जाकिर हुसैन, और इनके पिता भी जबरदस्त रहे हुए हैं। अल्लाह रखा जिसका नाम था, अभी मर गए, एक्सपायर हो गए। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, इनका ही पुत्र है जाकिर हुसैन। और एक गोदई महाराज बनारस के, तेरी सूरत मेरी आंखों फिल्म है ना, उसमें जो तबला किसने बजाया है? गोदई महाराज ने। इसमें अशोक कुमार ने अभिनीत किया हुआ है, 1963 की फिल्म है वो। गोदई महाराज का पूरा नाम क्या था? सामता प्रसाद मिश्र। सामता प्रसाद मिश्र। इनको प्यार से लोग क्या बोलते थे? गोदई महाराज। अभी जिंदा हैं लेकिन बहुत वृद्ध हो चुके हैं, 90-94 साल के हो गए हैं। बनारस में रहते हैं। आप YouTube पर खोल के देखिए इनका। तो ताल और उसके बाद लय और स्वर। क्या समझा? ताल मतलब ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। लय क्या होता है? माने टाइम स्पान, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टाइम स्पान इज इक्वल टू लय। तो ताल प्लस लय और प्लस स्वर। अभी मैंने आपको प्लस रस या राग और प्लस रस इक्वल टू क्या हो गया? म्यूजिक, संगीत। समझ रहे आप? अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको परिभाषा कहने के लिए बोलेगा, फटाक से बोल दीजिएगा। ठीक है, ऐसा स्वर जिसको कि ताल और लय पर उसको केंद्रित किया गया है और जिसमें कि एक विशेष प्रकार के रस का उपयोग किया गया है, एक विशेष प्रकार के राग। राग क्या है? राग, व्हाट इज दिस राग? राग है टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर एंड मौसम फैक्टर, दोनों फैक्टर। राग बेसिकली ये बताता है कि किस समय में आपको कौन सा गाना गाना है। जैसे मैंने कहा कि राग भैरव, तो राग भैरव का कहने का मतलब क्या है? कि वो मॉर्निंग में गाया जाएगा। ठीक है, जैसे मालकोस, भैरवी जो है वो रागिनी है, मतलब वो स्त्रीलिंग है, और भैरव जो है वो पुल्लिंग है। राग और रागिनी, इसके भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जितना राग है उतनी ही ज़्यादा रागिनी भी है। अब ये तो अगर हम उसमें जाएंगे तो और ज़्यादा हमें पढ़ के आना होगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जैसे कि आपने अभी भैरव देखा, तो भैरव क्या है कि पुल्लिंग माने राग है, और भैरवी क्या है? रागिनी है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और किसी को कोई पॉइंट हो तो पूछो, तो मैं और आगे बताता हूं। बेसिकली दोनों जो है ना सुबह में ही गाए जाते हैं, भैरव और भैरवी। ठीक है,
भैरव जो है ना डाउन में गाया जाता है, और भैरवी जो है वो सुबह में, मतलब ठीक 1-2 घंटे बाद। जैसे डाउन मतलब क्या होता है, DAWN, DAWN 4 बजे का समय, ठीक बताया, 4 से 6 बजे का समय जो होता है दैट इज कॉल्ड डाउन। और मॉर्निंग क्या होता है, 6 से लेकर 8 बजे तक का समय जो होता है वो होता है मॉर्निंग। नॉर्मल सिचुएशन में, सॉरी 6 से 8 बजे सुबह। दिस इज कॉल्ड, तो जितने भी पंडित लोग हैं जो शास्त्रीय गायन करते हैं, जितने भी संगीतज्ञ लोग हैं, वो सुबह 4 बजे से शुरू कर देते हैं कारोबार। उनका जो जीवन जो शुरू होता है, उनका जो सुबह दिनचर्या जो शुरू होता है वो होता है 4 बजे भोर से। तो मतलब 4 बजे भोर से शुरू करने के लिए उनको क्या करना होता है, 3 बजे से तैयारी करनी होती है। 3 बजे से उनके फ्रेश होना पड़ता है, उठना पड़ता है, मंजन करना होता है, फ्रेश होना पड़ता है। फिर उसके बाद वो 4 बजे से अपने सारे वाद्य यंत्रों के साथ में बैठ जाते हो, फिर रियाज शुरू करते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में, चाहे उत्तर भारत के संगीतज्ञ हों चाहे दक्षिण भारत के हों, सबका यही पीरियड है, ठीक है। क्यों? उस पीरियड में वातावरण क्या होता है, पूरी तरह से शांतमय होता है। 99% लोग जगे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वातावरण में कोलाहल नहीं होता, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। तो ये सब फैक्टर जो है वो संगीत गायन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, ठीक है। देखो, एक तो राग हिंडोली है। राग हिंडोली अक्सर जो है वो बसंत ऋतु में या होली के अवसर पर गाया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और इसके अलावा जो है जैसे श्री राग है या फाग राग, अपने आप में एक अलग लोगों ने डेवलप कर लिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो फाग के जो गाने हैं, जो है वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं कि वो ऑटोमेटिक एक राग के रूप में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको अभी एक राग हिंडोली के बारे में बताया, और फाग राग, ये दो जो है वो बसंत ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। थैंक यू। अब इसके बाद दोस्तों, हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है वो उसके 2 भाग हैं, ये हमेशा याद रखिए। क्लासिकल म्यूजिक जो है, जो संगीत, उसके क्या हैं 2 भाग। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा क्या है, कर्नाटिक। ये कर्नाटिक क्या है, कर्नाटिक जो है वो दक्षिण भारत के 4 राज्य जो हैं, जो आंध्र प्रदेश, जिसमें कभी तेलंगाना भी पड़ता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। कौन कौन सा राज्य मैंने बताया, 4 दक्षिण के और केरल। ये 4 जो राज्य हैं वहां पर कर्नाटिक स्टाइल के म्यूजिक चलते हैं, और उत्तर भारत में क्या चलते हैं, हिंदुस्तानी स्टाइल। उत्तर भारत, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न इंडिया, यू नो। अब दोस्तों, इसके अलावा एक तीसरा स्टाइल भी है, वो है फॉक म्यूजिक। अब ये फॉक म्यूजिक क्या होता है, लोकगीत, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकगीत। आप देखेंगे हिंदुस्तान में, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो कॉन्टिनेंटल डायमेंशन का कंट्री है, तो अभी हम आपको लोकगीत के बारे में भी बताएंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हर एक 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर अलग अलग आपको फॉक सॉन्ग या लोकगीत आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जब फ्यूजन ऑफ, अब फॉक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक का जब फ्यूजन होगा, माने एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डज दिस इंडिकेट। हिंदुस्तानी म्यूजिक और फॉक म्यूजिक को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सुगम संगीत। आपने सुना होगा कि सुगम संगीत क्या होता है। सुगम संगीत मतलब फ्यूजन मतलब मिश्रण।
फ्यूजन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड फॉक म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड सुगम संगीत। और एक दूसरा होता है बंगाल में, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, रविंद्र संगीत। यह सुगम संगीत ना होकर के क्या होगा, रविंद्र संगीत। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में एक और संगीत है वर्तमान में, उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न म्यूजिक। मॉडर्न माने आधुनिक म्यूजिक। अब इसके कितने भाग हैं ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, और कौन कौन से हैं। पहला रॉक म्यूजिक, नहीं अभी ये सब लिखो पहले। पहला प्लेबैक कोई म्यूजिक नहीं होता, रॉक म्यूजिक। दूसरा पॉप म्यूजिक। तीसरा जाज म्यूजिक। ये 3 प्रकार के जो है ना मॉडर्न म्यूजिक हैं। इसका रूप तो अनेक है, करीब 10 प्रकार हैं, लेकिन आपको 3 पर बेसिकली 3 पर ध्यान रखना है। क्या क्या, रॉक, पॉप एंड जाज। 3 प्रकार के म्यूजिक पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक पर चलते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया, यह क्या चीज है, व्हाट इज दिस। इसमें 10 प्रकार के स्टाइल हैं। क्या है, 10 प्रकार के स्टाइल हैं। ये स्टाइल आपको याद रखना है। और इसकी जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में एक चीज याद रखना है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है हिंदुस्तानी म्यूजिक की। ठीक है। अच्छा, इसके कितने हमने अभी बताया स्टाइल, 10। तो 10 कौन कौन से हैं, ये 10 में भी 4 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको याद रखना है। पहले तो 10 को लिख लेते हैं, वो आपको रखना जरूरी है। पहला ध्रुपद। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा ध्रुपद के बारे में। हिंदुस्तान के संगीत शैली की सबसे अनुपम कृति है, माने द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड म्यूजिक, व्हाट इज कॉल्ड ध्रुपद। ठीक है, इसके बारे में अभी बताएंगे। ध्रुपद। दूसरा धमार। तीसरा ख्याल। चौथा ठुमरी, आप लोगों ने सुना होगा ठुमरी। उसके बाद में तराना, 5 हो गया। और क्या है, टप्पा। 6ठा में टप्पा। 7वां होरी। 8वां चतुरांग। 9वां सरगम। और 10वां रस सागर। ये 10 स्टाइल हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के। ठीक है। और इसमें भी जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन स्टाइल है, पहला ध्रुपद, दूसरा ख्याल, तीसरा ठुमरी, और चौथा टप्पा या तराना। तो इसमें जो 10 स्टाइल हमने बताया उसमें ध्रुपद जो है सबसे पुराना स्टाइल है। और ये जो है आपको ध्रुपद स्टाइल में सबसे पहले कौन गाया था हिंदुस्तान में, स्वामी हरिदास। और उनका जो शिष्य था वो कौन था, तानसेन, ग्वालियर वाले, जो अकबर के दरबार में नवरत्न में एक। ठीक है, ध्रुपद, इतना याद रखना है आपको। ठीक है। और ये जो है आप जानते हो ग्वालियर में राजा मानसिंह भी हुआ था, राम मान सिंह तोमर। ठीक है, 14वीं 15वीं शताब्दी में। उस पीरियड में ये जो है ध्रुपद जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। बाद में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, इनके समय में जो है वो बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ा है उसमें। ठीक है। अभी जो है जो डागर फैमिली है, डागर फैमिली में डागर बानी, गुंदेचा ब्रदर्स फ्रॉम जयपुर, गुंदेचा
गुंदेचा ब्रदर्स फ्रॉम जयपुर, ये इसके बहुत बड़े एक्सपोनेंट हैं आज की तारीख में, ठीक है। इतना याद रखना आपको जरूरी है। इसके अलावा ध्रुपद घराने का दूसरा जो इंपॉर्टेंट घराना है वो भी आपको याद रखना होगा, 2-3, जैसे दरभंगा घराना उत्तर बिहार के, और उसमें जो मलिक फैमिली है, जैसे आचार्य रामचतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, सियाराम तिवारी, ये अभी सबसे बड़े गायक हैं ध्रुपद के, ठीक है। बेतिया घराने का, बेतिया उत्तर बिहार में ही है बेतिया, और इसके जो हैं इंद्र किशोर मिश्रा, और इसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट हैं। और इनका जो घराना है वो उसको हवेली स्टाइल भी बोलते हैं, हवेली स्टाइल, बेतिया घराना को। बेसिकली ये ध्रुपद घराना ही है, उतना ही रखना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा ख्याल, अब हम चलते हैं ख्याल पर। जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो इसमें जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो पार्ट है, स्टाइल है, वो है ख्याल। और इसको ओरिजिनेट किसने किया था? खुसरो ने। खुसरो कौन था? हु वाज खुसरो? एनीबडी कैन टेल मी? अरे यार, जिसको कि तूती ए हिंद बोला जाता था, द पैरट ऑफ इंडिया, खुसरो, अमीर खुसरो, नहीं ना, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ख्याल ये डेवलप किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ये उनके द्वारा बहुत सारे इजाद किए गए थे, जैसे कि सितार, ये किसने इजाद किया था? अमीर खुसरो ने। अब ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ख्याल जो है उसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो घराना है, घराना समझते हो ना आप लोग? घराना मतलब होता है कि ऐसा जगह, ऐसा परिवार जो उसके प्रति समर्पित हो। जैसे कि ग्वालियर का घराना ख्याल के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना है। और एक किराना, किराना कहाँ है? मुजफ्फरनगर के बगल में, जहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है, वो किराना घराना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दो घराना जो है वो ख्याल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला ग्वालियर और दूसरा किराना। किराना घराना के जो मेन जो संगीतज्ञ हैं उसको क्या बोलते हैं? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, दोनों भाई हैं। और ग्वालियर घराना का कौन है? विष्णु पलुस्कर और नाथू खान, ये दो नाम याद रखो। इसके बाद आगरा घराना भी इस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, और जिसके कि एक्सपोनेंट हैं कौन? खुदाबख्श। और इसके अलावा पटियाला घराना, और इसमें पटियाला घराना के सबसे बड़े कौन एक्सपोनेंट हैं? बड़े गुलाम अली खान। बड़े गुलाम अली खान जो मुगल आजम में गाना गाए हुए, आलाप गाए हुए, बड़े गुलाम अली। और इसके अलावा चौथा जो स्टाइल है, तीसरा, वो है तराना स्टाइल। तराना थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता होगा, आई अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, तराना स्टाइल का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इसमें रिदम ही बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। रिदम, ये रिदम जो है वो तराना का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। और इसका जो इस सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो क्या? पंडित रतन मोहन शर्मा। रतन मोहन शर्मा। और इसके अलावा दोस्तों ठुमरी, आप जानते होंगे कि बेगम अख्तर को आप जानते होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग शौकीन जो है बेगम अख्तर को सुनते हैं, अभी तो एक्सपायर हो गई हैं। ये ठुमरी की बहुत बड़ी एक्सपोनेंट थी बेगम अख्तर, ठीक है। और ये बेसिकली ठुमरी क्या है? इट इज ए सेमी क्लासिकल। ठुमरी व्हाट इज दिस? सेमी, अच्छा, क्लासिकल जो होता है थोड़ा सा उबाऊ होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग ठुमरी सुनना पसंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि दैट इज सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल, दिस इज कॉल्ड ठुमरी। अब सेमी क्लासिकल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्लासिकल और जो फॉक है दोनों का मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी क्लासिकल होगा।
तो आपको थोड़ा सा लाइट लगेगा, गाना जो है, संगीत जो है थोड़ा सा लाइट लगेगा, हल्कापन महसूस होगा। इसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट कौन है? बेगम अख्तर, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा भक्ति मूवमेंट के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्वी ठुमरी, ठीक है। पूर्वी ठुमरी क्या होता है? स्लो। पूर्वी ठुमरी मतलब यूपी, ईस्टर्न यूपी में जो गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी ठुमरी। ये का इसका जो पिच होता है वो स्लो होता है। लेकिन जो पंजाबी ठुमरी होता है, जो पंजाब इलाके में गाया जाता है, वो क्या होता है? उसका पिच क्या होता है? फास्ट होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है। अब चलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक पर। हमारे पास समय मात्र 7-8 मिनट रह गया है, तो हम अब कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुस्तानी म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक, इसके कितने पार्ट होते हैं? पहला पल्लवी, पहले लिख लेते हैं। दूसरा अनुपल्लवी, तीसरा वर्णम, चौथा राग मलिका, राग मलिका। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके स्टाइल होते हैं, इसके भाग होते हैं, उसमें हमें ज़्यादा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जो कर्नाटिक म्यूजिक जो है हमेशा मृदंगम के साथ में प्ले किया जाता है, तबला के साथ प्ले नहीं किया जाता है। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। मृदंगम, मृदंगम, मृदंग जानते होंगे ना? मृदंगम, 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 इसमें तबला का उपयोग नहीं होता। मृदंग जिसको बोलते हैं, मृदंग, दोनों तरफ से। ढोलक का ही परिष्कृत रूप है, बहुत ढोलक है लेकिन उससे बहुत ज्यादा परिष्कृत रूप है। मतलब आप तबला और ढोलक दोनों का मिश्रण आप कह सकते हो। अभी हम जो है पल्लवी क्या होता है? दिस द फर्स्ट और द सेकंड थीमिक लाइन्स of the composition are referred to. The first line of Carnatic music is called Pallavi. फर्स्ट लाइन जो गाया जाता है ना, उसको फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं? प्रथम लाइन को पल्लवी। और उसके बाद जो दूसरा जो दो लाइन और होता है फर्स्ट लाइन के बाद, उसको बोलते हैं अनुपल्लवी। और तीसरा वर्णम मैंने बताया, तो दिस इज कंपोजिशन यूजुअली सॉन्ग एट द बिगिनिंग ऑफ ए रिसाइटल। और वर्णम में बेसिकली ये बताया जाता है कि किस प्रकार के राग को गायक द्वारा गाया जाने वाला है, उसका चिन्हांकन इस वर्णम के द्वारा किया जाता है। और लास्ट में है राग मलिका। तो राग मलिका इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द गायन। जो संगीतज्ञ जो गायन करते हैं उनका जो अंतिम जो स्टंजा होता है उसको क्या बोलते हैं? राग मलिका, ठीक है। और दोस्तों इसके इतने इंट्रिकेसीज में अपने को नहीं जाना है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक, तो अपन प्रेशर मैंने फोकस करें उसी पर। तो अब उस पर करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? पहला, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? हिंदुस्तानी म्यूजिक पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो है अरबियन, पर्शियन और अफगान। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसीलिए कि उत्तर भारत जो है वो हमारे जो पर्शियन अटैक हुआ, मुसलमानों का जो अटैक हुआ, सबसे ज़्यादा एक्सपोज उत्तर भारत हुआ। अभी मैंने आपको अमीर खुसरो के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो अमीर खुसरो क्या था? बेसिकली ही वॉज फ्रॉम पर्शियन था, वो पर्शियन मुस्लिम था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? अरबियन का, भाषा का, पर्शियन का और अफगान भाषा का, ठीक है। लेकिन जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो अपेक्षाकृत एकदम शुद्ध रहा है, माना यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इट इज टोटल इंडिजिनस। और मैंने एक दिन आपको अपने चोला डायनेस्टी के बारे में बताया था, चोला कल्चर के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से मंदिर जो है, टेम्पल जो है, वो कल्चर का बहुत बड़ा क्या हो गया था? सेंटर हो गया था, ठीक है। और वहाँ पर आपने देखा हो कि देवदासी सिस्टम डेवलप हो गया था।
उसके बाद में वहाँ पर उसी से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जो अभी हम बताएंगे आपको। तो जो दक्षिण भारत का जो कल्चर, जो इन्वायरमेंट था, वो विदेशी आक्रांताओं से पूरी तरह से आज़ाद था, और वहाँ के जो इंडिजिनस, जो वहाँ के जो घरेलू जो प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा परिलक्षित होता है कर्नाटिक म्यूजिक में। दूसरा, फ्रीडम, स्वतंत्रता के मामले में हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन का स्कोप है, लॉट ऑफ ए स्कोप फॉर वेरिएशन, लॉट ऑफ स्कोप फॉर वेरिएशन है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। लेकिन हम कर्नाटिक में क्या देखते हैं कि नो फ्रीडम, एकदम स्ट्रेट जैकेट है वो पिछले 500-600 वर्षों से, कि देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल, माना राइट फ्रॉम द डेज ऑफ चोला पीरियड, अब 1000 वर्ष हो गया, तो आप देखेंगे देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल, किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है, एकदम स्ट्रेट जैकेट है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो स्कोप फॉर वेरिएशन, ठीक है। तीसरा, इसीलिए आप देखते हैं कि उत्तर भारत में जो हिंदुस्तानी स्टाइल है, हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है, उसमें हम क्या देखते हैं, अनेक प्रकार के घरानाओं की उत्पत्ति हुई है। अभी मैंने आपको बहुत सारे घराना बताया, बेतिया घराना बताया, दरभंगा घराना, किराना, ग्वालियर, जयपुर, ये सारे घराने क्या हैं, ये घराने थोड़े थोड़े वेरिएशन के द्योतक हैं, मैंने विभिन्नताओं के द्योतक हैं। हालांकि जो उनका जेनर है वो एक ही है, लेकिन देयर इज सर्टेन वेरिएशन, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। लेकिन कर्नाटक म्यूजिक में हम क्या देखते हैं, देयर इज नो घराना एट ऑल। तो यहां क्या लिखेंगे, सब स्टाइल तो है, यस, यहां पर सब स्टाइल क्या है, नो, कोई सब स्टाइल नहीं है कर्नाटक म्यूजिक में। इसीलिए क्यों, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएशन नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। पिछले 1000 वर्ष से आपको मृदंगम उसी स्टाइल में लोग बजाएंगे जैसे कि चोला पीरियड में बजा रहे थे। राग, दोस्तों राग कितने हैं, रागास, हिंदुस्तानी स्टाइल में राग कितने हैं, 6 महत्वपूर्ण राग हैं, 6 मेजर राग। और कर्नाटक में देयर आर 72 रागास, ठीक है। उसके बाद में टाइम फैक्टर, मैंने अभी कहा था कि जो हमारे जो देश में समय के हिसाब से राग की रचना की गई है, लेकिन ये बात किसके लिए लागू है, हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए, दक्षिण भारत म्यूजिक के लिए नहीं, कर्नाटक म्यूजिक के लिए नहीं। तो टाइम में क्या आएगा कि टाइम में होगा कि एडहियर टू टाइम, माने ये टाइम के हिसाब से चलता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, यस। और उसमें कोई टाइम का बंदिश नहीं है, नो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन कौन सा है, पहला तबला, सारंगी, सितार, संतूर। तबला लिख लो, तबला, सारंगी, सितार, संतूर, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला, सारंगी, सितार और संतूर, ठीक है। और कर्नाटक म्यूजिक में क्या है, बीना, मृदंगम एंड मैंडोलिन, बीना, मृदंगम, मैंडोलिन, 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो दोनों जगह बजाए जाते हैं। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कॉमन इंस्ट्रूमेंट, पहला फ्लूट एंड वायलिन, फ्लूट एंड वायलिन ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी बजाया जाता है। देखो अपने तरफ से दिमाग मत लगाएगा, बीना तो बताया ना मैंने, तो कर्नाटक म्यूजिक के लिए है बीना, मृदंगम और मैंडोलिन, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है ना कर्नाटक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के 3 इंपॉर्टेंट म्यूजिक हमने क्या बताया, तबला, सारंगी, सितार और संतूर। अब 2 जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट हमने कहा था कि 2 जो दोनों जगह बजाए जाते हैं, कर्नाटक में भी और कर्नाटक म्यूजिक में भी और हिंदुस्तानी में भी, वो क्या है, फ्लूट और वायलिन, फ्लूट एंड। तो दोस्तों आज समय का बहुत
अभाव हो रहा है, फिर भी मैंने कोशिश किया आप लोगों को बताने का, समझाने का। अब किसी दिन हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। तो ऐसे आप तो जानते ही हैं कि क्लासिकल डांस कितने प्रकार के हैं। भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, ठीक है, और मनियत्तम। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम जो दक्षिण भारत में होता है, खास करके तमिलनाडु में। उसके बाद कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में कथकली केरल में, और इसके अलावा मोहिनीअट्टम ये भी केरल में है, और ओडिसी जो उड़ीसा में डांस फॉर्म है, और इसके अलावा मणिपुरी मणिपुर में, और इसके अलावा कथक उत्तर भारत में, खास करके यूपी में, बिहार में, और इसके अलावा सत्रिया आसाम में। और ये इंपॉर्टेंट जो है ना क्लासिकल डांस हैं हिंदुस्तान के, जिसके बारे में हम किसी दिन बताएंगे आपको। इसके अलावा फोक डांसेस जो है छाव में, छाव कहाँ पर है? झारखंड। गरबा गुजरात में, डांडिया रास गुजरात में, आप जानते होंगे। तो बहुत सारे जो लोकल डांस हैं, जो फोक डांसें हैं, बिहू जैसे आसाम में है, ये सब सारे चीज़ों के बाद झूमर। अभी झूमर के बारे में आपने फिल्म में उसमें देखा होगा, उसका उपयोग किया गया। घूमर, घूमर राजस्थानी जो, ठीक है, कौन सी वाले में? पद्मावती में, हाँ, यस यस यस, यू आर राइट। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे हमारे देश में फोक डांस भी हैं, जिसके कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो हम उतने वेरिएशन के बारे में नहीं बताएंगे, हम आपको करीब 15-20 वेरिएशंस के बारे में बताएंगे, और साथ साथ जो करीब 8 या 10 जो क्लासिकल डांस हैं हिंदुस्तान के, उसके बारे में किसी अगले दिन किसी हमारा जो टॉपिक होगा। और अगर आप लोगों की इच्छा होगी और आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तब हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।